हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। तो कायदे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यहां मैं बात करने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट करंट। कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप केवल इसका कंसेप्ट या इसके बेस न्यूमेरिकल आप यहीं सॉल्व नहीं करने जा रहे। इन फ्यूचर अगर आप डायोड की भी स्टडी करें, बीजेटीज की भी स्टडी करें, एफईटीज की भी स्टडी करें, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट करंट इज गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। इज दैट पार्ट क्लियर? तो चलिए यहां मैं बेसिकली पढ़ूंगा क्या, ये मैं थोड़ा सा लेआउट ले लेता हूं। यार एक चीज ध्यान देना, ड्रिफ्ट का मतलब होता है धक्का देना। तो इसका मतलब अगर चार्ज कैरियर को धक्का देके आगे बढ़ाया जाए और चार्ज कैरियर अगर धक्का के कारण आगे बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, करंट की उत्पत्ति करेगा। अगर इस पूरे के पूरे फंडामेंटल की अगर मैं स्टडी कर रहा हूं तो वो पूरा का पूरा फंडामेंटल कहां आने जा रहा है, कंसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट करंट के अंदर आने जा रहा है। इसका मतलब आपके पास चार्ज कैरियर है, डेफिनेटली अगर आपके पास स्पेसिमेन है किसी भी किसका, सेमीकंडक्टर का, उसके अंदर चार्ज कैरियर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं या होल्स हो सकते हैं। उसको अगर बाय द वे आप धक्का दें, धक्का कैसे दोगे, कहीं ना कहीं चार्ज को धक्का देने के लिए आपको फोर्स लगाना होगा। चार्ज अगर बाय द वे Q है, उसको धक्का देने के लिए फोर्स लगाना होगा F, एंड द F इज इक्वल्स टू ऑफ Q इनटू E। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सटर्नली क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना पड़ेगा, प्रोपगेट करना होगा अक्रॉस द बार। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E अक्रॉस द बार अगर प्रोपगेट हुआ तो कहीं ना कहीं चार्ज दौड़ना चालू करेंगे, और जो चार्ज दौड़ेंगे उसके कारण एक करंट आएगा, और उस करंट को मैं बोलने जा रहा हूं क्या, ड्रिफ्ट करंट। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ड्रिफ्ट करंट को भी मैं बहुत ज्यादा ब्रॉड सेंस से समझने की जरूरत नहीं समझ रहा हूं। आप धीरे धीरे इसका कुछ डेरिवेशन वाले पार्ट में मेरे साथ उतरोगे और एंड ऑफ द डे यू विल हैव वेरी मच कॉन्फिडेंस ओवर द ड्रिफ्ट करंट। ध्यान देना, तो ड्रिफ्ट करंट का बेसिक कंसेप्ट मेरे को पढ़ना किसमें, पूरे के पूरे डिवाइसेस में, सेमीकंडक्टर्स। कल के दिन इंट्रिंसिक हो सकता है, एक्सट्रिंसिक में N या P हो सकता है, लेकिन मैं ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट जो बेसिकली ना तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहा हूं ना इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहा हूं, मैं ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट बेसिकली पहले कंडक्टर में समझने की कोशिश कर रहा हूं। कंडक्टर में अगर ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट समझ गया तो बेसिक बेनिफिट ये होने जा रहा है, कंडक्टर डज नॉट पॉसेस होल। तो अगर कंडक्टर के पास होल्स नहीं है तो मैं पहले पूरा का पूरा प्रॉब्लम को आसानी से केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन के कारण क्या कर लूंगा, समझ लूंगा, फील कर लूंगा, और धीरे से इसी कंसेप्ट को मैं एक्सट्रापोलेट कर लूंगा टुवर्ड्स सेमीकंडक्टर। वहां केवल एक चेंज आने जा रहा है। इन केस ऑफ कंडक्टर यू हैव गॉट ओनली वन what charge carrier and that is what free electrons, but अगर बात कर रहे हैं आप सेमीकंडक्टर में then you'll have more than one number of what charge carrier, और इलेक्ट्रॉन के साथ क्या आ जाएगा, होल भी आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मैं पूरे के पूरे प्रॉब्लम में यहां स्टडी जो है वो कंडक्टर का लेके करने जा रहा हूं। तो कोई ये टेंशन मत लेंगे कि सर आप कायदे से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में कंडक्टिंग मटेरियल कहां से ले आए, बिल्कुल ले आए। केवल मेरे को स्टडी करनी है किसकी, ड्रिफ्ट करंट की कंडक्टिंग मटेरियल। तो चलिए कंडक्टिंग मटेरियल में मैं क्या कर रहा हूं, ड्रिफ्ट करंट की कंसेप्ट देख रहा हूं। चलिए मैं मान के चल रहा हूं ये क्या है, कंडक्टिंग बार है, ऑल्दो ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये मार्कर है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं ये कंडक्टिंग बार है। कंडक्टिंग बार मतलब कि एल्यूमिनियम का हो सकता था, कॉपर का हो सकता था, सिलिकॉन का हो सकता था। ये कंडक्टिंग बार है जिसका लेंथ जो है वो कैपिटल L है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है जहां से करंट फ्लो होगा वो बाय द वे मैंने माना है कैपिटल A है। तो मैंने क्या किया है, एक स्पेसिमेन लिया है, एक मैंने क्या लिया है, स्पेसिमेन लिया है कुछ ऐसा, ये मेरा स्पेसिमेन है। क्लियर रखना, मुझे धीरे से इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को सेमीकंडक्टर में लेके जाना है, लेकिन अभी मैंने ये जो स्पेसिमेन यूज किया है वो क्लियरली नोन है मेरे को, ये क्या है, कंडक्टिंग स्पेसिमेन है, कंडक्टिंग इन नेचर। अगर मैं इसके फिजिकल डायमेंशंस के बारे में बात करूं तो फिजिकल डायमेंशंस कुछ ऐसे हैं। ये कंडक्टिंग जो क्या है आपके पास बार है, उसका फिजिकल लेंथ क्या है, L है। क्रॉस सेक्शन एरिया जहां से करंट क्या होगा, वर्टिकली या परपेंडिकुलरली फ्लो होगा, उसको मैंने मान लिया है A। आप चाहो तो इसको मीटर स्क्वायर और मीटर में ले सकते हैं, बट डिवाइसेस की लेंथ आजकल दिन ब दिन इतनी छोटी होती जा रही है, तब अगर बाय द वे आप ड्रिफ्ट करंट का अगर स्टडी कर भी रहे होगे, सो मीटर स्क्वायर विल नॉट बी द एप्रोप्रिएट वे इन विच द प्रैक्टिकल थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो यूजुअली सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर में लेते हैं, और आजकल जैसे मैंने बोला डिवाइस इतने कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, अगर आप आईसीज के अंदर अगर बाय द वे आप ड्रिफ्ट करंट का अगर कंसेप्ट देखने जाओगे तो सेंटीमीटर में कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, शायद वो जो लेंथ हो वो किसमें हो, माइक्रोमीटर में हो, और ये हो जाए माइक्रोमीटर होल स्क्वायर। सो तो मैं ना तो एल का भी यूनिट यहां लिख रहा हूं ना यहां लिख रहा हूं, बट डेफिनेटली ये यूनिट होगा किसका, लेंथ का, ये यूनिट होगा एरिया का। इट कुड बी इन एसआई what meter and it could be meter square, but I'm not writing anything, so you should have the fair idea about the L as well as A। अब यहां ध्यान देना, अगर ये मेटालिक स्ट्रक्चर है या कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे मैंने बोला कंडक्टिंग बॉडी किसी का भी हो सकता था, कॉपर का हो सकता था, एल्यूमिनियम का हो सकता था, किसी का भी हो सकता था, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने मान के चला है इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इन अबंडेंसी, एज वी नो कि कहीं ना कहीं
इन कंडक्टर्स वी हैव द गुड अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मैं ये बोलूं फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसंट्रेशन इज वेरी गुड इवन इन रूम टेम्परेचर। ठीक, अब होने क्या जा रहा है, ध्यान देना। आपने क्या किया, इस बार के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का सबसे सस्ता उपाय है, आप क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो। ये टॉपिक शायद इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का कंसेप्ट बहुत अच्छा यहां क्लियर ना हो, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैं लूंगा, मजा नहीं आ जाएगा तो बोल देना। डेफिनेटली यू विल हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप ये मान के चलो, कुछ नहीं, आपने क्या लगाया है, बैटरी लगाया, और बैटरी के कारण आप इसके दो नोड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। लेट्स टेक द बैटरी पोटेंशियल इज V, बैटरी पोटेंशियल इज V। तो कुछ चीजें अभी थंब रूल में बताते जाऊंगा, आप मानते जाना। तो आपको ये नेटवर्क से पता होगा कि कायदे से जो क्या होता है, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट जो होता है सर्किट में, वो कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो मतलब कि फ्लो ऑफ करंट कुछ इस डायरेक्शन में है। अगर मैं बार के रिस्पेक्ट में बात करूं तो बार के रिस्पेक्ट में फ्लो ऑफ करंट, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, I कन्वेंशनल। और ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट को फॉलो करता है। आगे आप इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे क्यों। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E का डायरेक्शन। ये क्या है, अप्लाइड है या एक्चुएटेड है, ये अप्लाइड है। क्यों, क्योंकि आपके V के कारण ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट हुआ है जो कहां से कहां है, लेफ्ट के राइट की तरफ है। और मजेदार चीज ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ क्या है, प्रोपेगेट हुआ है, तो यहां तो देख के समझ में आता है सर E जो है वो कहां से है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। कहीं ना कहीं E का एक मैग्नीट्यूड भी होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन कहां से कहां है, लेफ्ट से राइट। मैं भी कोऑर्डिनेट में नहीं जाना चाह रहा हूं। मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर क्या है यहां पर, इलेक्ट्रॉन, और वो क्या है, निगेटिव। तो ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा विच विल डिसाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ F, बट डायरेक्शन क्लियर है कि सर जो E का डायरेक्शन है उससे जस्ट क्या होगा, रिवर्स होगा। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स दौड़ना चालू करेंगे इस डायरेक्शन में, और ये जो है वो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का। इसे पार्ट क्लियर। तो अगर बाय द वे इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं तो मैं दूसरे तरीके से देखूं, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक्साइटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दौड़ने के कारण नाउ यू आर गेटिंग अ करंट। करंट को भी आप समझ लो, ऐसा करंट क्यों आ गया। करंट इज बीन डिफाइंड एज I डिवाइडेड बाय ऑफ Q बाई ऑफ T। इसका मतलब ये है कि बाय द वे अगर आपने कोई सा भी क्रॉस सेक्शन एरिया ले लिया, इससे अगर एक सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो गया, इस क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो हो गया, इसका मतलब आप ये बोलेंगे कि कायदे से इससे कितना करंट फ्लो हो गया, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो गया। सो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, करंट इज डिफाइंड एज द चार्ज ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन सरफेस एरिया। मैं फिर से बोलूंगा, करंट इज डिफाइंड एज द व्हाट, charge traveled through the given surface area per unit time। is that part clear? तो I is equals to क्या लिख सकता हूं मैं, Q डिवाइडेड बाय ऑफ T लिख सकता हूं, जहां Q क्या है, चार्ज, ऑब्वियसली किस में जाएगी यूनिट, कूलम्स में, और T जो है वो क्या है, टाइम, ये जाएगा किस में, सेकंड में। इसका मतलब ये है जब T 1 होगा तो IQ होगा। तो अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं डेफिनेशन वाइज लिखना चाहूंगा तो करंट इज नथिंग बट द चार्ज फ्लो इन गिवन सरफेस एरिया पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो होगा उस पर्टिकुलर सरफेस में मैं मान के चलूंगा उतना उससे करंट फ्लो हुआ। या फिर दूसरे तरीके से बोलूं कि आप 1 एम्पियर करंट कब बोलोगे हुआ है फ्लो, जब कायदे से 1 कूलम चार्ज पास हो आपके गिवन सरफेस एरिया से 1 सेकंड में, तब भी बोल सकते हो कि कायदे से उस सरफेस एरिया से क्या हुआ है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। या फिर 2 कूलम फ्लो हुआ है कितने, 2 सेकंड में, यहां भी आप बोलोगे कि करंट जो फ्लो हुआ है एंड दैट इज नथिंग बट 1 एम्पियर। इज दैट पार्ट क्लियर? ठीक, तो चलिए अब मैं यहां ये देखता हूं, सबसे पहले मैं बात करूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। विद इन अ ब्रैकेट में लिख रहा हूं VD। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ये है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर जो दौड़ सके। कौन सा चार्ज कैरियर होगा, कंडक्टर में तो डेफिनेटली चार्ज कैरियर एक ही होगा, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज कैरियर इन पर्टिकुलर कंडक्टर विल बी डिफाइंड एज द एवरेज स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। मैं बोलूंगा एवरेज स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन जो दौड़ेंगे।
यार एवरेज स्पीड इसलिए बोला क्योंकि इतना आसान नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है अगर बाय द वे किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं देख के समझ में आ रहा है, राइट से लेफ्ट ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे अलाइन होकर नहीं ट्रैवल करेंगे, इसके बीच में पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रखा हुआ है। आपके पास एटम रखा हुआ है, एटम के अंदर के सेल्स हैं, सबसे बीच में क्या रखा हुआ है, आपके पास न्यूक्लियस रखा हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा ना तो एक्चुअली में कई तरीके से जाएगा, वो यहां से उसका कोलिजन भी होगा बगल के एटम से, हो सकता है टकरा के, कुछ होल्स का जो क्या है, खैर होल्स का कंसेप्ट तो नहीं है, यहां कोलिजन होगा, किससे हो सकता है, एटम से हो सकता है या फिर किससे हो सकता है, आपके न्यूक्लियस से हो सकता है। तो टकरा के पहुंचेंगे कहां पर, आपके राइट हैंड साइड पे टकरा के पहुंचेंगे। और वो भी हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम ले और एक इलेक्ट्रॉन कम टाइम ले। इसका मतलब जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसकी स्पीड क्या है, कम है, और जो कम टाइम ले रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है। सो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि ऑन एवरेज इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, ठीक। और उसको मैं बेसिकली डिफाइन करता हूं किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो अगर मैं ये देखूं फिजिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा क्या, भाई मैं यही बोलूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन ने ये एल लेंथ को कितने टाइम पे क्रॉस किया, वो होगा वी डी डिवाइड बाय एल बाई टी। अग्री करते हैं। और मैंने अभी देखा एक और कंसेप्ट, आई करंट वाज इक्वल्स टू ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय ऑफ टी, क्यू डिवाइडेड बाय ऑफ टी। तो यहां से कुछ नहीं है, आप टी को यहां से क्या कर सकते हो, सिम्युलेट कर सकते हो। तो यहां से टी की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, क्यू बाई आई। क्लियर है क्या बोल रहा हूं मैं। या फिर अगर बाई द वे मैं देखता हूं तो 1/t की वैल्यू निकलेगी आई बाई क्यू। तो वी डी इज इक्वल्स टू ऑफ एल आई बाई क्यू, ठीक है। जस्ट अ मिनट, उल्टा रखो, आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई ऑफ टी, क्यू डिवाइडेड बाई ऑफ टी। 1/t की वैल्यू जो है वो कितनी है, अगर एल को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, वी डी डिवाइडेड बाई ऑफ एल। अब यहां क्यू क्या है, क्यू क्या है, इसको समझने के लिए मैं कुछ एक और भी क्या करूंगा assumption, मैं मान के चल रहा हूं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, कैपिटल एन है। ध्यान रखना कैपिटल एन जो है वो चार्ज का कंसंट्रेशन नहीं है, मैंने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल एन लिया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मुझे एक चीज तो पता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स n है, और एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज का क्वांटिटी जो होगा दैट इज व्हाट 1.6 × 10⁻19 विद द माइनस साइन। तो यहां मैं i को तो i रहने दूं, q को मैं जरूर लिख सकता हूं q इंटू कैपिटल N इंटू वी डी डिवाइडेड बाई ऑफ l, ठीक है। चलिए अब यहां कैपिटल N को क्या लिख सकता हूं मैं, q इट इज। कैपिटल N को लिख सकता हूं भैया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बाय द वे अगर कैपिटल एन को, चलो थोड़ी देर के लिए कैपिटल एन रखो, वी डी डिवाइडेड बाय ऑफ एल। लेकिन एक चीज ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द करंट डेंसिटी रादर गोइंग फॉर द करंट। तो करंट डेंसिटी और करंट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, J इज इक्वल्स टू आई बाई ए। आई तो निकल गया है तो J क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि सर क्यों करंट डेंसिटी निकाला आपने, करंट क्यों नहीं निकाला। रीजन भी है यार, करंट एक्चुअली में आपकी फीलिंग नहीं देता कि आपके करंट का क्लोजनेस कितना है जितना कि करंट डेंसिटी देता है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करूंगा मैं। बाय द वे ये क्या है, आपका करंट डेंसिटी है, इस डायरेक्शन में आपका करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो आप ये बताएंगे एक पर्टिकुलर सरफेस से कितना करंट क्रॉस होगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये केवल किस पे, करंट की डेंसिटी पे नहीं, ये सरफेस के एरिया पे नहीं, इन दोनों के इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि इनका इंटरेक्शन कैसा था। अगर इनका इंटरेक्शन क्या हो, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री में हो, तब क्या होगा, इस सरफेस से मैक्सिमम करंट फ्लो होगा। और बाय द वे इंटरेक्शन में थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, बाय द वे थीटा 90 डिग्री पहुंच गया तो पता चल रहा है इस सरफेस से कोई करंट ही फ्लो नहीं हुआ। दैट मीन्स ऑल्दो यू हैव good amount of current density but still you could not get any amount of current just because of interaction between the surface at which the current has to be calculated versus the current density. So rather calculating I just not bother about the current density. Anyways आप चाहो तो लिख सकते हो, तो यहाँ जो I आएगा वो आएगा J जो आपकी करंट डेंसिटी है, डॉट ये जो एरिया है, डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया हूं, हियर इट्स गोना बी J डॉट इज गोना बी A cos theta. That means if theta is 0, I is equals to J into A. If theta is 90, the I becomes 0. लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं, यहां ध्यान देना, आपका जो करंट डेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, कहीं ना कहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है वो नॉर्मल पे क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। और नॉर्मली अगर क्या कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया से इंटर कर रहा है, तो एक चीज तो समझ में आता है कि cos थीटा में थीटा की वैल्यू आप क्या लेंगे,
जीरो लेंगे और उस केस में आई कितना होगा जे ए। इतना आसान नहीं है ना, बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो यहां से मैंने जे की वैल्यू इवेल्युएट कर ली एंड दैट इज व्हाट क्यू एन वी डी डिवाइड बाय ए इंटू एल। अब यहां है जे जो है करंट डेंसिटी है, ठीक। चलो अब जे इज इक्वल्स टू, यार आपने ये चीज लगातार पढ़ा हुआ है, ये क्या है, एन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है किसमें, इस बार में, और ए एल क्या है, इस बार का वॉल्यूम है। आपने लेंथ ऑलरेडी लिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया आपने क्या किया है, जूम किया है ए, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप इसको बोल सकते हो चार्ज कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, आप लिख सकते हो एन क्यू वी डी। एन जो है यहां क्या है, ध्यान देना, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन पर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, वॉट एवर इट माइट बी, ठीक है। अब बाय द वे थोड़ी देर के लिए मैं वी डी इज इक्वल्स टू ऑफ म्यू इंटू ई मान लेता हूं। म्यू क्या है, मोबिलिटी, मैं पढ़ने जा रहा हूं क्या है ये, तो म्यू क्या है यहां पर, मोबिलिटी। आप इसको जब फीड करेंगे ना तब आपके पास एक करंट डेंसिटी का फॉर्मूला आता है एंड दैट इज व्हाट, आप रखें इसको वी डी की जगह में म्यू, तो एन को अगर आप सामने ले आए क्यू म्यू इंटू ई, और ये है आपके करंट डेंसिटी का फॉर्मूला ऑब्वियसली इन योर कंडक्टिंग स्ट्रक्चर, ठीक। तो मैंने अभी तक किसी भी चीज को पिन पॉइंट नहीं किया था, ऑल्दो मैंने वीडी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल दिया, एल को लेंथ बोल दिया, लेकिन कहीं लिखा नहीं था। तो आई थिंक इट्स राइट टाइम वी कैन लिस्ट डाउन फ्यू ऑफ द पैरामीटर्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी टेकन। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एल। एल क्या है, ध्यान देंगे, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, यूनिट लेना चाहें, मैं फिर बोल रहा हूं एसआई कोई काम का नहीं आएगा, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, कुछ ऐसा होगा मीटर और क्या मीटर स्क्वायर, ठीक। और देखो यहां जो आया है यहीं से स्टार्ट करो, और क्या है यहां एल हो गया, ए हो गया, कैपिटल एन जो है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर है ना, ध्यान देना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन बार, जो आपने स्पेसिमेन या बार लिया है उसमें नंबर ऑफ क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। सिमिलरली स्मॉल एन, अब ये नंबर नहीं है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन है, और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, नंबर पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट होगी इसकी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और ये तो केवल क्या था, नंबर था, यूनिटलेस था। और एन हो गया क्यू, क्यू है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन, आपको पता है विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि आप केवल यहां से जे का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो, ज्यादा कोई टेंशन मत लो। आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि आपका जो फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो किस डायरेक्शन पे होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। तो आप चाहो तो यहां मॉड भी ले लो, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि क्यू प्लस रखे माइनस रखे, आप यहां मैग्नीट्यूड निकालो और आपको डायरेक्शन तो ऑलरेडी नोन है, वो क्या है, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ डायरेक्शन, कहां से कहां, माइनस से प्लस की तरफ, बोले तो लेफ्ट से राइट की तरफ, ये भी खत्म हो गया। अब यहां ध्यान देना, एन हो गया, क्यू हो गया, म्यू जो है वो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं आगे देख रहा हूं, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फंसे हुए हैं वो तो आपके करंट में पार्टिसिपेशन करेंगे ही नहीं। ई, अभी अगर आप इसका यूनिट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए ले लें, ये होगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, ठीक। चलिए, अब जो ई है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, डेफिनेटली आपने क्या किया है, अप्लाई किया है वी, और उससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की उत्पत्ति हुई है, तो ये होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड ई फील्ड। यूनिट अगर एसआई में लेता हूं तो ये होगा वोल्ट पर मीटर, क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो जे इज इक्वल्स टू ऑफ एन क्यू म्यू इंटू ई, ठीक। अगर मैं ओम्स लॉ को रिकॉल करूं, ओम्स लॉ अगर मैं इसको रिकॉल करता हूं, सो अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ द करंट डेंसिटी J is equals to of sigma into E, where the sigma is nothing but the conductivity of that material. It's nothing but conductivity of the material. If we compare both of them, let's take this as equation number 1 and let's take this as equation number 2. If we compare them, we got J, we got E, and thereafter the sigma can be easily addressed.
यूजिंग एन क्यू म्यू एन। और जो सिग्मा है ना उसको बोला जाता है कंडक्टिविटी, एंड द यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी यूज टू बी मोओ मीटर इनवर्स। मैं फिर बोल रहा हूं, एसआई में लिख रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू थिंग्स विल नॉट बी गेट और थिंग्स विल नॉट बी गॉट इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट। चलिए, तो एक ऑलमोस्ट एक फेयर आइडिया आया होगा कि मैं यहां क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अब बाय द वे इसी कंसेप्ट को मैं क्या कर रहा हूं, एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं। ऑल्दो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मोबिलिटी क्या है, ये मैं सब अगले वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं। अभी मेरा बेसिक फोकस केवल इसका डेरिवेशन करना है और यहां से कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेंस निकालना है। अब एक चीज ध्यान देना, बाय द वे आपने बार जो किसका लिया था अभी तक बार जो लिया था किसका लिया था आपने, मेटल का, कंडक्टर का लिया था। अब बाय द वे आपने सेमीकंडक्टर का लिया, चाहे वो एन हो, चाहे पी हो, चाहे इंट्रिंसिक ही क्यों ना हो। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा इनलार्ज करके देखता हूं, तो वहां होगा क्या, आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे कुछ ऐसा। अगर बार अगर आपने लिया तो डेफिनेटली वहां जो अंदर में एटम्स जो क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे, वो कहीं ना कहीं किससे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड से होंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है भाई मेरे, दे विल बी मेकिंग शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एडजेसेंट। वो एन टाइप का भी हो सकता है, पी टाइप का भी हो सकता है, मैं उसके बारे में दिमाग नहीं लगा रहा। और ये है आपका बार, किसका बार है, ये सेमीकंडक्टर बार है। ये क्या है, सेमीकंडक्टर बार है। अभी भी आपने क्या किया, फिर से एक्सटर्नली बैटरी से कनेक्ट किया है इसको, लेफ्ट को अभी भी पॉजिटिव से कनेक्ट किया और राइट को निगेटिव से कनेक्ट किया है। अब होगा क्या, सेमीकंडक्टर किसी का भी ले लो, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम ले लो, चलो सब मॉलिक्यूल्स हैं या सब एटम्स जो है जर्मेनियम के, मैं मान के चल रहा हूं एक्सट्रिंसिक नहीं इंट्रिंसिक है, वेल एंड गुड। तो यार कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला था, यहां क्या होगा, थर्मली जनरेटेड कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बैक साइड में होल बना के भी जाएंगे, कुछ ऐसे ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहां से आया हो, ये यहां से आया हो। अब होगा क्या, ध्यान देना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अब होगा क्या, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं क्या करेगा, उस पर नेट एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले भी बोला था क्या होगा, कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में होगा, जो इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, तो कायदे से आपके चार्ज जो होंगे वो कहां, अगेंस्ट फ्लो होना चालू करेंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ध्यान देना, दो तरीके से मूव कर सकते हैं। एक तो आपका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उससे बाहर, जैसे कि ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां गया, यहां टकराया, इसकी यहां टकराने के बाद यहां टकराया, और उसके बाद कहां चला गया, आपके पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ चला गया। एक तरीका ये हो सकता था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, बाय द वे इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन सीधे सबमर्ज हुआ कहां, होल में, फिर गया है दूसरे होल में, और उसके बाद ये कहां चला गया, आपके फिर से पॉजिटिव पोलैरिटी की तरफ चला गया। तो कायदे से इलेक्ट्रॉन को मूव होने के लिए दो पाथ हैं। एक पाथ है आउटसाइड द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो मेरा एम्प्टी स्पेसेस था, और एक दूसरा पाथ है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइजली कहां अपना पैर रख रहा है, जहां जहां एम्प्टी स्पेसेस क्रिएटेड हुए थे, या फिर मैंने बोला था जहां जहां होल क्रिएट हुआ था। तो बेसिकली अब आपके पास दो कंपोनेंट ऑफ करंट आएगा, एक कंपोनेंट ऑफ करंट जहां इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के बाहर मूव कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ करंट जब इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में जो छूटे हुए एम्प्टी स्पेसेस हैं उससे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यार भले ये दो अलग अलग क्या आप परिभाषा दे दो कि इलेक्ट्रॉन बाहर और अंदर हैं, तो अभी भी इलेक्ट्रॉन। एक चीज ध्यान देना, तो जो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के बाहर से मूव कर रहे हैं उनको मैं आज से बोलूंगा इलेक्ट्रॉन करंट, और जो इलेक्ट्रॉन बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस का यूज करके फ्लो हो रहे हैं उनको मैं बोलूंगा होल करंट। क्या बोलूंगा, होल करंट। तो जरूर लिख लेना इलेक्ट्रॉन करंट। तो सबसे पहले लिखोगे इलेक्ट्रॉन करंट, तो लिख लेना द current comes in the picture when the electron flows outside the crystalline structure। तो ये क्या है, आउटसाइड का केस है, आउटसाइड ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के आउटसाइड है, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड के आउटसाइड। और सिमिलरली होल करंट ये क्या होगा, द करंट व्हेन द इलेक्ट्रॉन फ्लोज इनसाइड द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, या फिर एम्प्टी स्पेसेस इनसाइड द क्रिस्टल।
और अभी भी ये मूवमेंट है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का है। तो कोई ये मत समझ लेना कि सर जो होल्स हैं वो दौड़ रहे हैं, या फिर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज दौड़ रहा है तो कोई बोलता है भैया मैं प्रोटॉन दौड़ा रहा हूं, नहीं, ये सब के सब जो मूवमेंट है वो किसके हैं, इलेक्ट्रॉन्स के ही हैं। जो इलेक्ट्रॉन कहां एटम के बाहर क्या टकरा के बाहर ट्रेवल कर रहा है वो सब के सब इलेक्ट्रॉन करंट, जैसे ये जो होगा ये काउंट होगा इलेक्ट्रॉन करंट के अंदर और ये काउंट होगा होल करंट के अंदर, ठीक। और एक चीज ध्यान देना, ये दोनों करंट का मूवमेंट क्या है, एक डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब कल के दिन अगर जो भी करंट का एसोसिएशन आएगा इलेक्ट्रॉन और होल के कारण वो हमेशा एडिटिव होगा। इस पार्ट के लिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि है तो इलेक्ट्रॉन का ही मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है, कुछ क्रिस्टल के अंदर से हो रहे हैं, कुछ बाहर से हो रहे हैं। इसका मतलब अभी भी जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में है। तो हमेशा क्या होगा, करंट जो आएगा चाहे वो होल के कारण आए चाहे वो क्या है इलेक्ट्रॉन के कारण है, वो क्या आएंगे, एडिटिव होंगे। तो इसका मतलब अब जो जे आपने कंडक्टर के लिए निकाला था वो अब मैं एक्स्ट्रापोलेट कर सकता हूं किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो आपका जे सेमीकंडक्टर जो होगा, सेमीकंडक्टर इज इक्वल्स टू एन, चलो अगर मैं n बोल रहा हूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन वही होगा n, q भी वही होगा, म्यू। अब मैं बात करूंगा मोबिलिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्या है आगे जाके देखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E, या इलेक्ट्रिक फील्ड E तो चाहे वो क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो होल हो या एम्प्टी स्पेसेस हो, दोनों क्या होने जा रहे हैं, सेम। अब साथ में ध्यान देना, अब आपके पास एक और भी मोबाइल कैरियर आ गया है जो क्या है, होल है। सो नाउ n की जगह में क्या होगा, आपके पास p होगा, q होगा, म्यू p होगा और क्या होगा, E होगा। और ये होगा आपका सेमीकंडक्टर का करंट डेंसिटी। ऑब्वियसली अगर यूनिट लिखना भी चाहें तो इसको लिख सकते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इन जनरल ये एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो यार n तो मैंने लिखा हुआ है, n जो है वो क्या है, n जो है वो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली ये यूनिट होगी नंबर्स पर सेंटीमीटर क्यूब। P जो है वो कंसंट्रेशन है ऑफ, फ्री का कोई मतलब होता नहीं है यहां पर, होल कंसंट्रेशन, ये फिर होगा पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। म्यू P और म्यू N ये है मोबिलिटीज, क्या है, मोबिलिटीज ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, कंसिडरेबली ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं आगे जाके इसकी स्टडी और करूंगा, जो दोनों के लिए क्या होने जा रही है, सेम होने जा रही है। तो आप चाहो तो इससे मैं कुछ क्या कर सकता हूं, कंक्लूजन्स विथड्रॉ कर सकता हूं। देखो कंक्लूजन्स क्या विथड्रॉ कर सकते हैं इससे, अगर बाय द वे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रब आउट किया तो कंक्लूजन यहां से विथड्रॉ किए जा सकते हैं। सबसे पहले JSC सेमीकंडक्टर में करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू ऑफ n म्यू n प्लस p म्यू p, Q यहां से कॉमन है और ये क्या होगा, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये भी क्या होगा, कॉमन होगा, पहली चीज। और ये दोनों के दोनों एडिटिव होंगे। देखो बच्चा करता क्या है, दोनों के दोनों एडिटिव का मतलब JSC इज इक्वल्स टू, आप एक काम करना, n q म्यू n इंटू Q इंटू E प्लस p म्यू p Q इंटू E, इन दोनों का मॉड लेके भाई जोड़ देना। नहीं तो कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, दोनों जोड़ना है बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे सर Q जो है मैंने n के लिए निगेटिव रख दिया, P के लिए पॉजिटिव रख दिया और दूसरी दुनिया में पहुंच गया। भाई दोनों एडिटिव होंगे, क्यों एडिटिव होंगे, क्योंकि अभी भी जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एक दिशा में ही है और उसको मैंने दो अलग अलग करंट मान लिया है, क्या, इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट। तो ये आपका देगा मैग्नीट्यूड ऑफ JSC। डायरेक्शन अगर आपको JSC का निकालना है, कोई सी नहीं है, तो यहां से आप देख के समझ में आ रहा है आपका डायरेक्शन ऑफ JSC जो है वो किस डायरेक्शन पे है, राइट डायरेक्शन पे, ये कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्शन में, ठीक। नेक्स्ट, अगर मैं फिर से इसको क्या करूं, ओम्स लॉ से अगर कंपेयर करूं तो देख के समझ में आता है कि सर सिग्मा जो है अगर आप कंपेयर करें एन क्यू के अंदर ले जाके, एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू पी विल बी द वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने किसके लिए निकाला था, मेटल के लिए आपका कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाली थी, which was equals to of n q mu n. Now the another charge carrier and their parameters have come in the picture, and that is why I have taken those things in account. So the component becomes n q mu n plus p q mu p. And again, as I said, I have not discussed about the mobilities of electron, mobilities of hole. Just for the time being, I am just concentrating over the few of the formulas. ये सबको क्लियर है, what is the n?
आपके स्पेसिमेन में फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁹ म्यू एन है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख रहा हूं क्या है, ई जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप वी के सहारे अप्लाई करोगे। सिमिलरली पी क्या है, होल का कंसंट्रेशन। यहां फ्री ऐसा कुछ नाम नहीं दिया जा सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हुए तो उसके बिहाफ में होल बना है, या फिर करके दिन आपने एक्सेप्टर इंप्यूरिटी ऐड किया है उसके बिहाफ में होल बना है, और होल तो एम्प्टी खुद में होगा, सो आई डोंट कॉल इट व्हाट एम्प्टी होल, वी कॉल इट होल कंसंट्रेशन। क्यू अगेन सेम वैल्यू, म्यू पी इज मोबिलिटी ऑफ होल एंड द ई इज नथिंग बट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मेरे लिए काम का जो फॉर्मूला होगा मैंने पहले बताया, मेटल की स्टडी तो मैंने केवल किसके लिए ली थी, रेफरेंस के लिए ली थी। अब मैं इसको एक्सट्रापोलेट करके कहां तक पहुंच चुका हूं, इसके कंडक्शन करंट डेंसिटी, सॉरी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी आप एम्पियर पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। सिमिलरली व्हाट, कंडक्टिविटी जिसको लिख सकते हो ओम सीएम इनवर्स, या फिर लिख सकते हो इनवर्स को अंदर ले आओगे तो ओम्स का इनवर्स क्या होगा, मो बाई सीएम, और मोस को ही क्या लिखा जा सकता है, सीमेंस पर सेंटीमीटर, अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं, और अगर आपने मीटर में लिया है सो रिजल्ट विल बी सॉर्ट ऑफ दैट। और मेरे को यह भी पता है कि कल के दिन अगर मुझे क्या यूज करना हो, रेजिस्टिविटी यूज करना हो, विच इज कॉल्ड रो, विच इज इक्वल्स टू ऑफ 1 डिवाइडेड बाई ऑफ सिग्मा, ये होगा आपका रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ये है आपकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज दैट पार्ट क्लियर? तो इसका यूज करके कल के दिन हो सकता है आपसे बार का रेजिस्टेंस वगैरह पूछ ले, तो दैट ऑल्सो वी कैन डू। सो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल्स टू ऑफ रो इनटू एल बाई ए। दिस फॉर्मूला वी कैन यूज फॉर गेटिंग द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई द सर्टेन स्पेसिमेन। सर्टेन स्पेसिमेन, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये अगर आपने स्पेसिमेन लिया है किसका, सेमीकंडक्टर का, अगर आपको इन दो टर्मिनल्स के बीच में अगर रेजिस्टेंस चाहिए होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका रेजिस्टिविटी निकालेंगे। रेजिस्टिविटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, कंडक्टिविटी निकालोगे। कंडक्टिविटी निकालना बड़ा आसान है, और एक चीज ध्यान देना, आपने शायद ध्यान दिया या नहीं दिया, कंडक्टिविटी जो है उसका जो क्या है रिजल्ट है, ये फ्री फ्रॉम डायमेंशन है, ये किसी भी डायमेंशन से फ्री है। ये केवल किसकी प्रॉपर्टीज है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज है कि म्यू पी कितना होगा, म्यू एन कितना होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन कितना है, होल कंसंट्रेशन कितना है। तो रो इज सोलली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और एट वर्स्ट द एक्सटर्नल एनवायरमेंट बिहेवियर्स। जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यू विल बी हैविंग द इंक्रीमेंट ऑफ एन एज वेल एज पी, सो द कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड। ठीक, तो यार एक चीज तो क्लियर हो गया होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस पूछता है कंडक्टिविटी आप निकाल लोगे इस मटेरियल का। आपको अगर इंट्रिंसिक हो तो एन जो होगा एनआई के बराबर होगा, पी जो होगा एनआई के बराबर होगा, म्यू एन म्यू पी आप डेटा सीट से उठा सकते हो, तो यहां से आर निकल जाएगा। आर जो होगा इज इक्वल टू रो इज नोन, ये जो होगा वो लेंथ होगा, लेंथ होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। दैट्स गोना बी योर क्रॉस सेक्शन एरिया। इज इट पार्ट क्लियर? तो यहां से आप आसानी से ये वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। देखो अब कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों से। अब बाय द वे मैंने दो अलग अलग स्ट्रक्चर ले ली, ये भी किसका बना हुआ है, बाय द वे सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। तो अगर बाय द वे मैंने ये दो टर्मिनल ले लिया ए बी, तब आप रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी कैसे कैलकुलेट करोगे? तो फार्मूला तो वही होगा, रेजिस्टिविटी मटेरियल का सेम है, लेंथ क्या होगा भाई, ये जो दो प्लेट्स है ना उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो लेंथ होता है। बच्चा एल याद करके चला जाता है लेकिन उसको एल क्लियर नहीं है, ये क्या होगा एल, और एरिया क्या होगा, जहां से ये करंट जो होगा वर्टिकली अंदर की तरफ फ्लो हो रहा है, ये होगा आपका ए। अब मैं इसको लिख रहा हूं A1 L1। कल के दिन अगर कहानी ऐसी हुई, आपको दो टर्मिनल यहां से निकाल के सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस पूछ लिया गया RCD, तो अभी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी तो रो चेंज नहीं होगी, लेकिन हाँ लेंथ जरूर चेंज हो जाएगा। अब आप बात करेंगे इस लेंथ की, इसको मैंने मान लिया L2, ये होगा L2 और क्रॉस सेक्शन एरिया होगा A2, क्या होगा A2। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यार एक फेयर आइडिया आया होगा कि करंट डेंसिटी कहां से आई, और ये करंट डेंसिटी को ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इसलिए बोला गया कि अगर बाय द वे कल के दिन E0 होता है तो आपका पूरा का पूरा करंट ही यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, बिकॉज E is drifting the individual electron or hole, and because of that the current density have come in the picture। इससे पार्ट लिया तो नोट करके जरूर लिख लेना, नोट।
द ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी कहां एग्जिस्ट करता है? सेमीकंडक्टर में भी एग्जिस्ट करेगा, कंडक्टर में। तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी एग्जिस्ट इन सेमीकंडक्टर एज वेल एज कंडक्टर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, if the external electric field becomes zero, there will not be any drift current. If the external electric field becomes zero, there will not be any current density of drift, or drift current density is equals to zero. इसे पार्ट क्लियर? तो इतना काफी है। इसके बाद मैं कुछ और डिटेल्स करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आगे की क्लास में इसको मैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करूंगा। तो अभी के लिए बस है। इज द पार्ट क्लियर? थैंक यू वेरी मच।